आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट डेवलपमेंट की कि आरबीआई की तरफ से एक पॉलिसी चेंज आया है और चेंज ये है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं उन बैंक्स को आज जो उनका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट होता है वो रिड्यूस कर दिया गया है। इसका कॉन्सिक्वेंस इंडिया की इकोनॉमी में क्या होने जा रहा है, पर इसको समझने के लिए एक मैं आपको बैकग्राउंड देता हूँ। 1950s में जब हमने इंडिया की कंट्री के एज अ डेवलपमेंट स्टार्ट करी प्लानिंग कमीशन के तहत, तो 1950s और 60s में सारा फोकस था इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर पे। पर जब हम 1960s के एंड अर्ली 1970s तक पहुँचे तब हमें एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई। प्रॉब्लम ये आइडेंटिफाई हुई कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज़ में कम्युनिटीज़ हैं, लोग हैं जो कि लैंडलेस हैं, जो कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हैं, SC ST कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, कि इन लोगों के पास किसी भी तरीके से कोई पैसा नहीं है और पैसा ना होने की वजह से इन लोगों को प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही है और ये कोई गेनफुल काम भी कर नहीं पा रहे हैं। तो पूरी 1970s के दौरान डिस्कशन ये हुआ कि क्या ये जितने भी लोग हैं जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ से लेकर पुअर कम्युनिटीज़ में बिलोंग करते हैं, क्या हम इनको किसी भी तरीके से मॉनेटरी सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ लोन दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अब जब ये डिबेट स्टार्ट हुआ कि क्या हम इनको लोन दे सकते हैं या नहीं, तो जाहिर सी बात है कि उस समय दिमाग में एक ही चीज़ आई कि लोन तो सिर्फ बैंक देता है, और अगर बैंक देता है तो क्वेश्चन ये है कि बैंक लोन कैसे देता है। बैंक तो कुछ ना कुछ गिरवी रखवा के लोन देता है, और इस गिरवी रखवाने की चीज़ को, इस इंस्ट्रूमेंट को हम इकोनॉमिक्स में कोलैटरल कहते हैं। कोलैटरल का मतलब होता है कि जब आप बैंक जाके कहते हो कि मुझे लोन चाहिए, तो बैंक कहेगा कि मुझे आप गिरवी में रिटर्न में क्या दे रहे हो, क्या आपके पास कोई एसेट है यानी कि लैंड है, क्या आपके पास कोई ऐसा मूवेबल व्हीकल है, आपके पास ट्रैक्टर है, स्कूटर है, कार है जिसके कागज मेरे पास गिरवी रखवा दो, या आपके पास कोई गोल्ड है। प्रॉब्लम क्या थी, ये जो लैंडलेस लोग थे, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स थे, ये जितने भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लोग थे, इनके पास तो कोई कोलैटरल नहीं था। तो क्वेश्चन ये उठा कि इन लोगों के पास, जिनके पास कोलैटरल नहीं है, इनको हम कैसे बेसिकली फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करें। तो 1980s में ये थिंकिंग मटीरियलाइज करके 1982 में एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट हुआ जिसको कहते हैं नबार्ड। नबार्ड का मतलब है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नबार्ड को बोला गया कि आप एज एन इंस्टीट्यूशन यहाँ पर इन लैंडलेस लोगों को पैसा प्रोवाइड करोगे। जब नबार्ड का क्रिएशन हुआ तो गवर्नमेंट ने कमर्शियल बैंक्स को भी एक बात बोली। कमर्शियल बैंक्स यानी कि उस समय वो बैंक्स जो बेसिकली प्योरली व्यापारी पर्सपेक्टिव से और प्योरली एक कमर्शियल एंगल से बैंकिंग कर रहे थे। अब गवर्नमेंट ने उनको बोला कि आपको करना होगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, PSL। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब होता है कि आपको जितने भी आपके पास डिपॉजिट्स आए हैं उसमें से एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ मनी आपको जो है मैंडेटरीली कुछ रूरल एरिया के सेक्टर्स में और कुछ डेवलपमेंटल सेक्टर्स को देना होगा। यानी कि यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के दौरान गवर्नमेंट ने कमर्शियल बैंक्स को ये बात बोली कि आपको ये इंश्योर करना है कि जब आप लोन देते हो तो लोन देने के टाइम पर आपको कुछ सेक्टर्स जैसे कि हाउसिंग हो गया, जैसे कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हो गया, एजुकेशन लोन्स हो गए, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना हो गया, या फिर रूरल लेवल पर कोई इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम्स हो गए या रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हो गए, तो आपको मैंडेटरीली लोन्स इन सेक्टर्स में देने की आवश्यकता है। अब जाहिर सी बात है कि इन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे होगा कि इन सेक्टर्स में पैसा इफेक्टिवली लगे। तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक्स के बीच में और इन सेक्टर्स के बीच में ये नबार्ड का इंस्टीट्यूशन जो 1982 में क्रिएट हुआ, ये पोजीशन हुआ यहाँ पर। अब सबसे बड़ी चीज़ देखिए कि जब नबार्ड आया और जब उसके बाद प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का ये कॉन्सेप्ट इनिशिएट हुआ, इस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के कॉन्सेप्ट से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि यहाँ पर जो रूरल एरियाज़ में प्रोजेक्ट्स थे उनको बेसिकली क्रेडिट सपोर्ट मिलने लग गया। 1992 में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। 1992 में इस पूरे नबार्ड के प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के एक्सपीरियंस के बाद इंडिया ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू करा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का क्रिएशन करना। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के क्रिएशन में हमने क्या करा कि कुछ छोटे छोटे रूरल एरियाज़ में ग्रुप्स क्रिएट करे, खास करके वुमेन मेंबर्स के ग्रुप्स क्रिएट करे। 8 से 10 वुमेन को एकजुट करा। उनको एकजुट करने के बाद जब उनका एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में उनको बोला कि आपके पास जितना भी पैसा है, 20 रुपये, 10 रुपये, 25 रुपये, 40 रुपये,
आप उसको कंट्रीब्यूट करो, और वो कंट्रीब्यूट करके एक एसएचजी ग्रुप बनाकर, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर उस ग्रुप को रजिस्टर करवाया गया। और जब वो ग्रुप रजिस्टर हुआ जिसमें लोगों ने अपना पैसा इकट्ठा किया, वो पैसे को बोला गया एक कॉर्पस। और जब ये कॉर्पस इकट्ठा हुआ तो उस कॉर्पस को बैंक के साथ लिंक करके एक बैंक लिंकेज प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। तो 1992 में इनिशिएट हुआ एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम। अब इस एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम से क्या हुआ कि जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर रूरल कम्युनिटीज़ थी उनको भी एक प्रकार का एक्सेस मिल गया कि वो भी बैंक से जुड़ना शुरू हो जाए। पर प्रॉब्लम अभी भी क्या थी कि जितने भी ये कमर्शियल बैंक्स थे इनकी रूरल एरियाज़ में ब्रांचेज नहीं थी। रूरल एरियाज़ में ब्रांचेज ना होने के कारण जो एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम था वो भी बहुत इफेक्टिव नहीं हुआ। और जब ये भी इफेक्टिव नहीं हुआ तो 1990 से 2000 का पूरा डेकेड जो था, उस समय गवर्नमेंट ने एक्सपेरिमेंट किया बैंक मित्रा प्रोग्राम के साथ। बैंक मित्रा प्रोग्राम में कुछ ऐसी बात की गई कि फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड करने के लिए, ये शब्द फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है एक सिंपल लैंग्वेज में कि जो बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जैसे कि डिपॉजिट करना, लोन लेना, किसी प्रकार से बैंक के किसी प्रोडक्ट, इंश्योरेंस को खरीदना, ये सारी सर्विसेज पूरी ग्रास रूट लेवल के लास्ट पर्सन तक को प्रोवाइड की जाए ताकि एक इंक्लूसिव सोसाइटी बने जिसमें सारे लोगों के पास फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की एक्सेसिबिलिटी हो। तो गवर्नमेंट ने 1990s और 2000s के डेकेड में जब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के तहत, फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत, एक बैंक मित्रा इनिशिएटिव के तहत ये काम करा कि जो बैंक्स हैं, क्योंकि वो रूरल एरियाज़ में जाकर ब्रांचेज नहीं बना सकते, तो बैंक्स के जो एजेंट्स हैं वो रूरल एरियाज़ में टूर करेंगे, और वो जो रूरल एरियाज़ में बैंक्स के एजेंट्स टूर करेंगे उनको बैंक मित्रास बोला गया। तो ये जो बैंक मित्रास अलग अलग जगहों में जाकर टूर करेंगे, ये जाके लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। पर हमने देखा 2010 के डेकेड तक कि बैंक मित्रा इनिशिएटिव भी उतना पावरफुल नहीं था फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पर फिर आरबीआई ने एक दिमाग लगाकर नया इनिशिएटिव शुरू करा, और आरबीआई ने बोला कि क्यों ना एक ऐसी चीज़ करी जाए कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्रिएट किए जाएं, जो कि हों तो बैंक ही, जो कि बड़े बड़े बैंक्स के ही एक मिनिएचर वर्जन्स हों, लेकिन इनको ऑपरेट करने की लिबर्टी सिर्फ इन एरियाज़ में टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में ही ज़्यादा दी जाए। और क्यों ना इनको भी बोला जाए कि आप भी एक जगह पर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पे फोकस करो, और साथ में आप भी जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स और ख़ास करके जितने भी ये लोग हैं इनको लोन्स प्रोवाइड करो। तो यहाँ पर 2010s के डेकेड में एक कंसेप्चुअल इनोवेशन जो आया वो था, इवेंचुअली मटीरियलाइज करा स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जब बने, ये भी फाइनेंशियल इंक्लूजन को फैसिलिटेट करने के लिए बने। तो अब आप एक चीज़ को अगर ध्यान से गौर करके ऑब्जर्व करें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को करने के लिए इंडिया ने नाबार्ड का इंस्टीट्यूशन, इंडिया ने नाबार्ड के बाद सबसे इंपॉर्टेंटली एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम, बैंक मित्रा इनिशिएटिव, कमर्शियल बैंक्स का रूरल एरियाज़ में सहारा लेना, एंड फाइनली स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो ये मल्टीपल टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग किया गया, और ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स से इंश्योर किया गया वेरी इंपॉर्टेंटली कि ये इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं सोसाइटी में लोकल रूरल कम्युनिटीज़ को लोन्स प्रोवाइड करें। अब हुआ क्या कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स थे उनको एक बात बोली गई, आप डिपॉजिट्स लीजिए, आप भी लोन्स दीजिए, लेकिन आपके ऊपर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के टारगेट्स को भी अचीव करने का है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को लेके आरबीआई ने बोला कि आपकी पॉलिसी ये होनी चाहिए कि आप 35% अपना जो टोटल क्रेडिट जिसको आपने लोन के फॉर्म में देना है वो आप प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत देंगे। यानी कि अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास 100 रुपीज़ हैं तो 100 रुपीज़ में से उसको मैंडेटरीली 35 रुपीज़ आज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के प्रोजेक्ट्स को करने के लिए देने पड़ेंगे। अब जाहिर सी बात है कि अगर 35 रुपीज़ 100 में से वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पे लगाएगा तो बाकी जगह लेंडिंग करने के लिए उसके पास एक लिमिट हो जाएगी, क्योंकि एक मेजर चंक ऑफ पैसा तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जा रहा है। अब आज 2025 में क्या हुआ है? आज 2025 में ये हुआ है कि क्योंकि रूरल एरियाज़ में फाइनेंशियल इंक्लूजन काफ़ी डीपन हो चुका है, क्योंकि रूरल एरियाज़ में लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज किसी न किसी तरीके से अब मिल रही हैं, तो आरबीआई में एक नया थॉट आया, और नया थॉट ये आया 2025 में कि क्या हम आज की डेट में ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को करने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स बनाए गए थे,
क्या इन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ साथ अब हम कमर्शियल बैंक्स के कंपटीशन में ला सकते हैं? और इस कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई। इस कॉन्टेक्स्ट में ये हुआ कि आरबीआई ने 2025 में दो चीज़ें बोली। सबसे पहली चीज़ ये बोली आरबीआई ने कि ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, जो अभी तक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को करने के लिए 35% अपने टारगेट क्रेडिट को वहाँ पर दे रहे थे, अब 35% के बजाय उनको केवल 20% ही क्रेडिट वहाँ देना है। अब आप सोच के देखिए कि अगर 35% में से 20% केवल उनको देना है, तो यानी कि आज स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के पास 15% क्रेडिट फ्री हो गया। अब उनके पास ये एक्स्ट्रा क्रेडिट है जिसको वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में नहीं लगाने के बजाय किसी और जगह पर लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कहाँ? तो यहाँ पर डिबेट ये उठा कि ये लोग प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करने के बजाय, जिसमें अब सिर्फ 20% टारगेट उनको दिया गया है, 15% जो सरप्लस क्रेडिट फ्री हुआ है वो आज आप दीजिए कमर्शियल तरीके से सैलरीड लोगों को, वो आप दीजिए अर्बन एरियाज में लोगों को। यानी कि आप सोच के देखिए कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स 35% क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से अब आ गए हैं 20% क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई है? यहाँ पर यह हुआ है कि ये जो 15% क्रेडिट फ्री हुआ, ये क्रेडिट आज की डेट में, ये क्रेडिट अब स्मॉल फाइनेंस बैंक्स दे पाएंगे नॉर्मल लोगों को, सैलरीड लोगों को, उन लोगों को जिनको किसी भी प्रकार की लोन की आवश्यकता है। और आज इस पर्टिकुलर मार्केट को कौन केटर कर रहा है? कमर्शियल बैंक्स। क्योंकि कमर्शियल बैंक्स हैं जो आज की डेट में किसी भी चीज़ का किसी भी व्यक्ति को लोन देते हैं। तो यहाँ पर अब क्या हुआ? आरबीआई ने जो पॉलिसी के तहत क्रिएट किया वो है दूसरी चीज़, एक हेल्दी कंपटीशन कमर्शियल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के बीच में। क्योंकि अब भारत की बैंकिंग सिस्टम में ये जो कॉम्पिटिटिव स्पेस क्रिएट हो रहा है, ये कॉम्पिटिटिव स्पेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ध्यान दीजिए इस पॉइंट को, आरबीआई का अब ऑब्जेक्टिव ये है कि क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑलमोस्ट उसके लिए आर्किटेक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हो गए हैं, तो आरबीआई आने वाले समय में ये चाहती है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं ये बेसिकली अब सिर्फ रूरल एरियाज में ना रहने के बजाय इनको कमर्शियल बैंक्स के साथ कंपटीशन में लाया जाए, ताकि कमर्शियल बैंक्स के साथ एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पेस क्रिएट हो। और आने वाले समय में इन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को भी आरबीआई चाहती है लॉन्ग रन में कि कमर्शियल बैंक लाइसेंसेस भी मिलें, ताकि ये कमर्शियल बैंक्स की तरह भी ऑपरेट कर पाएँ। और जब ये कमर्शियल बैंक्स की तरह ऑपरेट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इनको उस समय कमर्शियल बैंक्स के साथ साथ कंपटीशन में प्रोडक्ट्स ऑफर करने की एक स्पेस मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि इंडिया का पूरा बैंकिंग सेक्टर एक बहुत प्यारे तरीके से इवॉल्व कर रहा है, और इस तरीके से इवॉल्व कर रहा है कि यहाँ पर एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पेस आने वाले समय में क्रिएट हो रही है। तो ये डेवलपमेंट जो आरबीआई का हुआ, ये बड़ा क्रूशल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब ये पूरी चीज़ को आपको क्लियर होने के बाद ऑब्जर्व करना है कि कैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पेस क्रिएट करते हैं कमर्शियल बैंक्स के साथ। तो ये डेवलपमेंट को ध्यान रखिएगा। मिलेंगे फिर से एक नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। इसी तरीके से मैं आपको इकोनॉमिक्स में जीएस की जो है वो पढ़ाता हूँ। अगर आप 2026 सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आइए जुड़िए मेरे साथ। एक कंसेप्चुअल लेवल से चीज़ों को समझिए इकोनॉमिक्स के। कोई मीम, नोटंकी, ड्रामा, पीपीटी स्लाइड्स नहीं, प्योर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, प्योर कॉन्सेप्ट, प्योर थिंकिंग, प्योर कंटेंट। कोर्स ज्वाइन करना है तो वीडियो के लिंक में नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। इकोनॉमिक्स के कोर्स में मिलेंगे। इसी प्रकार की और गहरी चर्चाएं आगे करके चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।